Hello everyone, this is Nandini and welcome to BioRangers. Today we will continue with the topic respiration. So आज हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, हमें ये तो पता है कि रेस्पिरेशन कहाँ होना है, मतलब रेस्पिरेशन तो हमारे सेल्स में होता है, बट ह्यूमंस में किसकी जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन की। मतलब हम लोग तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन हमारे हर सेल्स तक पहुंचेगा कैसे? एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उसी प्रॉपर सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? सो इट स्टार्ट्स विद द नॉस्ट्रल्स। ये जो हमारे होल्स है, नोज के होल्स है, वहां से हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है। मतलब यहीं से हमारे इस एयर को एंटर करना है। देखो, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर से लेते हैं। अब हम हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तो घूमते नहीं हैं, तो जो ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, हम उसी एयर के थ्रू उस ऑक्सीजन को लेते हैं। सो व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, एयर को अपनी बॉडी में लेते हैं, तो वो कैसे एंटर होता है? तो सबसे पहले इट गोज इनटू द नॉस्ट्रल्स, हमारे नोज के होल्स, देन इट पासेस टू द नोज, ये जो नोज वाला पार्ट है जिसे नेजल पैसेज भी कहते हैं। तो हमारे नोज में आपने देखा होगा कि क्या प्रेजेंट होता है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या है? फ्लूइडी लिक्विडी थिंग जो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। अब इस हेयर का, म्यूकस का क्या रोल है यहाँ पे? तो ये जो एयर है, हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, वो प्योर तो नहीं है, उसमें काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अभी तो कुछ सालों में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, तो इतने कुछ अगर सारे ये जो एयर है, ये जो पोल्यूटेड एयर है, अगर वो हमारे लंग्स में एंटर करेगा तो ये हमारे लंग्स को हार्म कर सकता है। तो ये जो हेयर्स और ये म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, इट प्यूरिफाइज द एयर। मतलब अगर कोई डस्ट पार्टिकल आया तो वो उसे ट्रैप कर लेगा, म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करना चाह रहा है, उसे ट्रैप कर लेगा। मतलब एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह ये हेयर और म्यूकस वर्क करता है। सुना, अब हमारा एयर नॉस्ट्रल्स से होते हुए नेसल पैसेज में गया, उसके बाद इट कम्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है, एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। यू कैन सी यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे क्या है? नॉस्ट्रल्स। तो ये दोनों फूड कहाँ से एंटर करेगा? माउथ से, और एयर एंटर करेगा हमारे नॉस्ट्रल से। सो ये कॉमन पैसेज से होते हुए पास करते हैं। इस कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स उसके बाद डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। लेट्स इमेजिन दिस इज फेरिंग्स। तो आगे की तरफ एक ट्यूब आएगा और एक ट्यूब पीछे की तरफ आएगा। जो ट्यूब आगे की तरफ जा रहा है वो है हमारा विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और जो पीछे की तरफ ट्यूब आ रहा है उसे हम कहते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस। ठीक है, तो मतलब एक फेरिंग्स है और ये दो पार्ट में आगे और पीछे, मतलब वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड में डिवाइड करेगा। एक आगे विंड पाइप और पीछे फूड पाइप। ठीक है, तो आगे वाला क्या हमारे पास? ट्रेकिया, दैट इज विंड पाइप। अब ये विंड पाइप आएगा, विंड पाइप के पास हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। तो जब हम लोग कुछ बोलते हैं, यू कैन फील हियर, तो आपको आपके गले के पास एक वाइब्रेशन फील होता है। वो वाइब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे गले में ही तो वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम बोल पाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं। नाउ ये जो हमारा ट्रैकिया है, जिसे विंड पाइप कहते हैं, वो दो स्ट्रक्चर्स में जाके डिवाइड हो जाते हैं। यू कैन सी दो बड़े बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जाके ये जो हमारा विंड पाइप है वो डिवाइड कर जाता है। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पहले क्या है? सो दीज आर द लंग्स। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स, एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया जहां से डिवाइड किया दोनों लंग्स में, उस दोनों पार्टीशन को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। मतलब दो है इसलिए प्लूरल में ब्रोंकाई। अगर एक की बात करें तो ब्रोंकस। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रैकिया, ठीक है, तो ये दो पार्ट में, एक इस तरफ और एक इस तरफ डिवाइड कर जाएगा, और इस दोनों तरफ बड़े बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिसे लंग्स कहते हैं। तो ये दोनों तरफ जो डिवाइड किया उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करेगा। यू कैन सी ये ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है इसकी लंग्स में, और इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर ये दोनों लंग में सिमिलर होते हैं, बस ये फिगर मेसी ना हो जाए इसलिए मैंने बस एक साइड बनाया, बट ये सेम स्ट्रक्चर इधर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्रोंकस, अब ये फर्दर और डिवाइड करके क्या बना? ब्रोंकियोल्स। देखो ये ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट हो रहा कुछ और स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एल्विलाई है। मतलब इस ब्रोंकियोल्स का टर्मिनेशन का होता है एल्विलाई में। एल्विलाई
एल्विलाई मेन एक्सचेंज पार्ट है, जो हमारा रेस्पिरेशन का सबसे मेन पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं वो हमारा एल्विलाई है। मतलब जब हमने एयर लिया उसमें तो बहुत सारे गैसेस हैं, मेनली हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब रेस्पिरेशन दूसरे सेल में हुआ है तो उसके जो वेस्ट बने, क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो उसे जब ब्लड कैरी करके लेके आएगा तो एक तो साइट होना चाहिए ना जहां पे एक्सचेंज होगा, जहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाए और ब्लड से जो भी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो वापस से लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाए। तो जो मेन एक्सचेंज पार्ट है वो हमारा एल्विलाई है। अगर एल्विलाई को हम एनलार्ज व्यू में देखें तो कुछ इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा ब्लड स्ट्रीम क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये डिफ्यूज कर जाता है, नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू वो एल्विलाई में चला जाता है और एल्विलाई से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। नाउ यू कैन सी हियर, इस हमारे ट्रैकिया में जो हमारा विंड पाइप था उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसे हम कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं। ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिंग क्यों प्रेजेंट है, आप सिंपली सोच सकते हैं कि जब एक बलून में हवा नहीं होता है तो वो किस तरह चिपक जाता है आपस में, उसके जो वॉल्स होते हैं आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। सिमिलरली ये हमारा ट्रैकिया जो विंड पाइप है, जब हम लोग एक्सहेल करेंगे, मतलब जब हमने सारा एयर को अपने लंग से बाहर निकाल दिया, उस वक्त ये जो ट्रैकिया है वो आपस में कोलैप्स भी तो कर सकता है। अब ये कोई प्लास्टिक का ट्यूब तो है नहीं कि ये वो सॉलिड रहेगा, ये कोलैप्स कर सकता है। तो ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स। हाँ, ये कार्टिलेजिनस रिंग एक स्पेशल वे में प्रेजेंट होता है, मतलब ये शी शेप्ड रिंग्स होता है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स शी शेप्ड रिंग्स होता है। तो ये शी शेप क्यों होता है, जैसे मान लेते हैं अगर ये मेरा हाथ, ये ट्रैकिया और ये बेंगल, इसे हम ट्यूब कार्टिलेजिनस रिंग समझ सकते हैं। तो ये रिंग, ये सिर्फ एक साइड ही होता है, आधा दूर यहां तक ही होगा और पीछे ये रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो हमने क्या देखा कि फेरिंग्स जो था वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। आगे की तरफ हमारा क्या था, विंड पाइप, और पीछे क्या था, फूड पाइप। हमें ये पता है ना कि जब हमारे फूड पाइप में आता है तो वहां पे एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और इस पेरिस्टाल्सिस में फूड पाइप का एक्सपेंशन होता है। तो अगर ये रिंग पीछे वाली साइड पे भी प्रेजेंट होती तो फूड पाइप एक्सपैंड नहीं कर पाता और फिर खाने को नीचे आने में दिक्कत होती। सो ये जो नेचर है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, बायोलॉजी बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। वो हर चीज को इतना सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि दो पाइप्स हैं, दो ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, और पीछे वाली ट्यूब जो हमारा फूड पाइप उसमें एक्सपेंशन होना है। अगर ये रिंग्स हमारे विंड पाइप में कंप्लीट रिंग होती तो ये एक्सपेंशन होने में दिक्कत होती। दैट्स वाई हमारे बॉडी में ये जो रिंग्स है वो हाफ प्रेजेंट होती है। अगर ये रिंग है तो ये बस हाफ साइड आगे की तरफ प्रेजेंट होगी, पीछे की तरफ रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। नाउ लंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इस कोविड टाइम में तो हमें पता चल गया कि एक लंग का इन्फेक्शन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है। सो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो हमारे नेचर ने इसे काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा है। तो ये इस लंग के चारों ओर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे पेल्यूरा कहते हैं। इस पेल्यूरल मेम्ब्रेन वो लंग को प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे सिस्टम में एक बाहर से केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे रिब केज कहते हैं। मतलब एक बोन्स का केज चारों तरफ बना होता है कि बाहर से कोई इंजरी हुई तो डायरेक्टली वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स दैट इज लंग्स और फिर योर हार्ट, वो उसे हर्ट ना करे। ये बाहर में एक केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे रिब केज कहते हैं। नाउ वी हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। जब ऑक्सीजन एल्विलाई से डिफ्यूज करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, अब ब्लड को ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाना है, उसे हर एक सेल तक पहुंचाना है। अब हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड के पास कुछ तो होना चाहिए ना। ब्लड तो समझ लो एक बस एक रास्ता है, उसे कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन को। सो वी हैव हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में आएगा तो ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वो रेड होता है, तो ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उसे हर सेल तक लेके जाता है। सेल के पास जाने के बाद ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से टूट जाता है और ऑक्सीजन फिर वापस सेल में चला जाता है। और इसी तरह हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हर जगह कैरी करता है। हेमोग्लोबिन की एक बहुत खास बात है, हेमोग्लोबिन ना
उसकी एफिनिटी, उसकी जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है। मीन्स अगर उसे 3 ऑप्शन दिया जाए कि ओके हेमोग्लोबिन आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप किसके साथ जाना चाहोगे? तो विथ लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाएगा, और अगर वो नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा। उसकी जो लीस्ट पसंद है वो ऑक्सीजन है। तो मतलब अगर हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जहाँ के एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त हमारे में ना रिस्पिरेशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है उससे फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ना बनाकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाएगा, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल तक लेके जाएगा तो फिर हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा, और अगर रेस्पिरेशन ही नहीं होगा तो पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगी। सो हेमोग्लोबिन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। नाउ एक और इस लंग्स की खास बात है, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डायफ्राम जिसे कहते हैं, एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है। ये एक यूनिक मेम्ब्रेन से ना मोस्ट यूनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होती है। मतलब लाइक कोई मैमल्स है, अगर वो ये कहे कि मेरे में डायफ्राम प्रेजेंट नहीं है, तो आई विल से कि सॉरी दोस्त, आप मैमल नहीं हो, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब विदाउट एक्सेप्शन अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी मैमल की है तो वो है ये डायफ्राम। ये हर मैमल में प्रेजेंट होती है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? लंग्स के नीचे। इस डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? थोरेसिक, और इसके नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। मतलब ये दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है, बीच में एक जो लेयर प्रेजेंट होती है एब्डोमेन और थोरेसिक के बीच में, वो है हमारे पास डायफ्राम। सो लेट्स सी हमारे लंग्स में और क्या क्या प्रेजेंट होती है। हमने देखा कि हमारे लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट है, और काफी सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है, बहुत ज्यादा ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। एल्वेलाई भी मिलियंस में प्रेजेंट होती है, मतलब हमारे एक लंग्स में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो मेन एक्सचेंज पार्ट है गैसेस का, वो कहाँ होता है? एल्वेलाई से ब्लड में और ब्लड से एल्वेलाई में। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बेटर एक्सचेंज होगा, और उतना ही बेटर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आ पाएगा। दैट्स वाई मिलियंस में एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा रिच है एल्वेलाई के मामले में। तो और एक फन फैक्ट भी दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी में कि अगर किसी एक ह्यूमन की एल्वेलाई को खोल दिया जाए तो इट विल कवर ऑलमोस्ट अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एरिया को कवर कर लेगा। तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हो कि एक ह्यूमन में कितना ज्यादा एल्वेलाई प्रेजेंट होता है। सो हियर वी कंप्लीटेड द टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।